हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स इन ट्यूशन वाले। आज हम पढ़ेंगे भारत में संघीय व्यवस्था। तो बच्चों, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में इसका पहला पार्ट बना दिया है, ये दूसरा पार्ट है भारत में संघीय व्यवस्था। चलो शुरू करते हैं। हमने पहले देखा है कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देशों को भी अपने यहाँ की विविधता को संभालने में बड़ी मुश्किलें आती हैं। हमने देखो बच्चों पहले पढ़ चुके हैं, बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देश, यहाँ भी बहुत विविधता थी, इन दोनों को भी संभालने बड़ी मुश्किलें आई थी। आपने बेल्जियम में देखा था कितने समूह थे, श्रीलंका में भी देखा था, दोनों यहाँ कितनी मुश्किलें थी, कितनी मुश्किल से यहाँ पे इन्होंने अपनी विविधता को संभाला है। सोचिए कि भारत जैसे विशाल मुल्क में यह काम कितना मुश्किल होगा, जहाँ बहुत सी भाषाएं, धर्मों और क्षेत्रों के लोग रहते हैं। आप सोचो, भारत एक तो बहुत बड़ा देश है और यहाँ कितने अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, भाषा के लोग रहते हैं, कितने अलग अलग क्षेत्र के लोग रहते हैं, तो यहाँ कितना मुश्किल होगा इस चीज को संभालना। तो ये चीज समझिए कि भारत में ये संघीय व्यवस्था किस तरीके से लागू की गई। हमारा देश सत्ता की साझेदारी की क्या व्यवस्था है और हमारे देश में सत्ता की साझेदारी की क्या व्यवस्था है, हमारे यहाँ कैसे सत्ता की साझेदारी की जाती है। आइए संविधान से ही शुरुआत करें। एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत आजाद हुआ। अब देखो, भारत जब आजाद हुआ था 1947 में, तो बहुत ज्यादा यहाँ पर खून खराबा हुआ था, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दो टुकड़े हो गए थे भारत के, एक भारत और एक पाकिस्तान। यहाँ से कुछ हिंदू भारत आना चाहते थे तो उनको मुस्लिमों ने मार दिया, कुछ मुस्लिम यहाँ से पाकिस्तान जाना चाहते थे जिनको हिंदुओं ने मार दिया। तो यहाँ बहुत ज्यादा रक्त रंजित हुआ था। आजादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलीन हो गए। अब यहाँ पे कुछ स्वतंत्र रजवाड़े थे, ये भारत में विलीन हो गए। विलीन का मतलब इसी में मिल गए, कहाँ चले गए किसी को नहीं पता, बस पूरे मिक्स हो गए एक तरह से। भारतीय संविधान ने भारत को राज्य का संघ घोषित किया। अब भारतीय संविधान ने यहाँ भारत को राज्यों का संघ घोषित किया था, याद रखना, राज्यों का संघ घोषित किया। यहाँ पर कोई हमने स्वतंत्र राष्ट्र घोषित नहीं किया। अभी इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। मगर यहाँ देखो, संघ शब्द तो नहीं आया, मगर ये जो व्यवस्था बनाई गई यहाँ पर संघीय शासन व्यवस्था बनाई गई। इस व्यवस्था पे हमारे देश को जोड़ा गया है, यहाँ पर बनाया गया। आइए हमने ऊपर संघीय व्यवस्था की जिन 7 विशेषताओं का जिक्र किया था उन्हें फिर से देख लें। अब हमने जो ऊपर 7 व्यवस्था देखी थी वो हम फिर से देख लेते हैं, क्या यह हमारे देश में लागू होती है कि नहीं होती। हम देख सकते हैं कि ये सभी बातें भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर लागू होती हैं। अब हम देख सकते हैं कि जितने भी जो हमने 7 विशेषताएं पढ़ी थी, ये भारतीय संविधान में विभिन्न तरीकों पर भी लागू होती है। हमारे संविधान में ये सारी चीजें लागू होती है। संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था। अब देखो, संविधान ने यहाँ मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था है। एक है संघ सरकार, जिनको हम केंद्र सरकार कहते हैं, और एक है राज्य सरकार, जिनको हम प्रांतीय सरकारें भी कहते हैं। तो यहाँ पर तो वो है, पहली विशेषता तो है, यहाँ पर 2 स्तरीय सरकार है। एक है संघ सरकार, जिसे हम क्या कह सकते हैं, केंद्र सरकार, और दूसरी क्या है, एक है राज्य सरकार। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था। अब ये जो केंद्र सरकार है वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है, और राज्य अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करेगी। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। अब यहाँ एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया संघीय शासन व्यवस्था में, यह है पंचायतें और नगर पालिका। पहले हमारे देश में 2 ही थी, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। बाद में तीसरी जोड़ी गई। तीसरी कौन सी जोड़ी गई, पंचायतें और नगर पालिकाएं। किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहाँ भी तीनों स्तर की शासन व्यवस्था के अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। अब यहाँ पे देखोगे सबके अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं। केंद्र सरकार के अलग है और राज्य सरकार के अलग है, और पंचायतें और नगर पालिका के अलग है। तो बच्चों, आपसे क्वेश्चन है कि अधिकार क्षेत्र किसे कहते हैं, इसे आप लिखेंगे कॉपी के अंदर, जिससे आपको क्लियर हो जाए अधिकार क्षेत्र। अगर नहीं पता तो मैं दोबारा बता देता हूँ। अधिकार क्षेत्र क्या होता है, भौगोलिक क्षेत्र होता है, एक सीमाएं होती है सबकी कि ये हमारे क्षेत्र में आता है, जिसमें हम अपना अधिकार जमा सकते हैं और यहाँ से कुछ भी वसूली कर सकते हैं, या यहाँ से हम टैक्स कमा सकते हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकार के बीच
विधायी अधिकारों के 3 हिस्से में है, 3 हिस्से में बांटा गया। ये तीनों सूची इस प्रकार है। हम यहाँ 3 सूची देखेंगे। ये 3 सूची किस प्रकार है ये सोचेंगे हम। संघ सूची, अब देखो ये पहले पढ़ेंगे हम संघ सूची मतलब केंद्र सरकार की सूची। तो उसमें क्या, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व। इसमें पहला आता है प्रतिरक्षा मतलब कि हमारे देश की सेफ्टी। तो हमारे देश की सेफ्टी किसके अंदर आती है, संघ सूची के अंदर। और विदेशी मामले मतलब कि इंटरनेशनल रिलेशन, हमारे जो रिश्ते होते हैं दूसरे देशों से, ये कौन देखेगा, ये देखेंगे केंद्र सरकार। जो अगर मान लो कोई नेपाल से कुछ खरीदना है या देना है तो ये कौन देखेंगे, ये केंद्र सरकार देखेंगे। और बैंकिंग, जितने भी आपने देखा होगा पीएनबी, एसबीआई, जितने भी बैंक है हमारे देश के अंदर, सबके मामले कौन देखती है, केंद्र सरकार देखती है, इनकी सूची में आता है। और संचार तो जानते हैं, मोबाइल फोन्स हो गए, जितने भी चीजें होती हैं जो सूचना प्रदान करती है, जैसे टीवी के अंदर जो न्यूज चैनल होते हैं, सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, संघ सूची के अंदर। और मुद्रा तो जानते हैं, ये पैसे जितने भी होते हैं वो सारे किसके अंदर आते हैं, संघ सूची। और राष्ट्रीय महत्व के विषय, हमारे राष्ट्र के जो भी मामले होंगे वो कौन उठाएगी या फिर कौन देखेगी, वो देखेगी हमारी केंद्र सरकार। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की जरूरत है। अब पूरे देश में इन मामलों में एक तरह की नीति होनी चाहिए कि भाई देखो अलग अलग होगी तो दिक्कत रहेगी। हर राज्य के लिए एक ही मुद्रा होनी चाहिए, बैंकिंग सबके लिए सेम होनी चाहिए, और प्रतिरक्षा मतलब की जो सेफ्टी होनी चाहिए सबके लिए सेम होनी चाहिए। तो इसलिए ये सब सूची किसके अंदर डाली गई, संघ सूची के अंदर। इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया। इसलिए इन सबको किसमें डाला गया, संघ सूची में। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि इन सारे विषयों को संघ सूची में क्यों डाला गया, तो बता सकते हो क्योंकि इन सब पे एक ही नीति चाहिए हमारे पूरे देश में, इसलिए इसे संघ सूची में डाला गया। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। और यहाँ पे जो भी कानून बनाएगी कौन बना सकती है, खाली केंद्र सरकार, और कोई नहीं बना सकता, क्योंकि ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, केंद्र सरकार के अंदर। तो बच्चों आपसे एक क्वेश्चन है, इसे करना है आपको। संघ सूची में कौन कौन से अधिकार केंद्र सरकार को दिए गए हैं, आप इस पे आंसर लिखेंगे। अगला, राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं। अब यहाँ कौन कौन से विषय आते हैं राज्य सूची में, देखो पुलिस, व्यापार और वाणिज्य के, कृषि, सिंचाई। ये तो देखो राज्य में देखो क्या क्या पुलिस होती है, पुलिस राज्य के अंदर आती है। व्यापार जो भी छोटे मोटे व्यापार होते हैं ये सारे किसके अंदर आते हैं, राज्य के अंदर आते हैं। वाणिज्य की, कृषि जो खेती बाड़ी होती है सब किसके अंदर आती है, वो राज्य सूची के अंदर आती है। सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय, और सिंचाई जैसे छोटे छोटे जितने भी विषय होंगे सारे किसके अंदर आएंगे, राज्य सूची के अंदर। राज्य सूची में वर्णित विषयों के, राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। अब इसके अंदर जो भी मामले आते हैं सब पे किसका अधिकार है, राज्य सरकार है। इसमें कानून कौन बनाएगी, राज्य सरकार बनाएगी। अब बात करते हैं समवर्ती सूची। अब ये समवर्ती सूची क्या होती है, समवर्ती सूची मतलब ये सूची जो दोनों में आती है, केंद्र सरकार में भी आती है और राज्य सरकार में भी आती है। देखो, वन, मजदूर, संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे वे विषय जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी में आते हैं। अब देखो कौन कौन सी चीजें जो दोनों में आते हैं। एक है शिक्षा, आपने देखा होगा सीबीएसई बोर्ड है, और बहुत सारे राज्य के ही बोर्ड होते हैं, या बिहार बोर्ड, बहुत सारे बोर्ड होते हैं ऐसे ही। तो ये दोनों में आते हैं, ये आते हैं केंद्र सरकार में भी होते हैं और राज्य सरकार में भी। और वन, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, मजदूर संघ जो होते हैं जो फैक्ट्री में काम करते हैं, विवाह जो शादी वादी होती है, गोद लेना जो बच्चों को गोद लेते हैं, ये सब। और उत्तराधिकार जैसे किसी के पापा हैं और कल को उनकी जमीन पे किसका अधिकार होगा। तो ये सारे अधिकार किसके अंदर आते हैं, समवर्ती सूची के अंदर। इन सारे विषय में कौन कौन कानून बना सकते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ही है। अब इन दोनों पे कौन कौन कानून बना सकते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। लेकिन जब दोनों के कानून में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया कानून ही मान्य होता है। अगर मान लो कल को दोनों के बीच में कानून के बीच में टकराव होता है तो हमारा जो केंद्र सरकार है उसी का कानून मान्य होगा और उसका राज्य सरकार का कानून मान्य नहीं होगा। क्योंकि देखो यहाँ पर एक जरूरी है, देखो केंद्र सरकार को एक तो देश में एकता भी रखनी है, तो केंद्र सरकार मजबूत होगी जब ही इन राज्यों को जोड़कर रख सकेगी। यहाँ एक सवाल यह उठता है कि जो विषय इनमें से किसी सूची में नहीं आते उनका क्या होता है।
अब सच बात है, कुछ ऐसी भी चीज़ें आती हैं जो दोनों की सूची में नहीं आती। फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में रहे, क्योंकि ये संविधान बनने के बाद आए हैं। अब ये जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये बहुत बाद में आए हैं, ये तो संविधान बनने के बाद में आए हैं, तो ये अभी तक इसकी किसी भी सूची में नहीं डाला गया है, क्योंकि अभी हमें पता नहीं केंद्र में डाले कि राज्य में डाले। तो देखो हमारे संविधान ने क्या किया होगा। हमारे संविधान के अनुसार बाकी बचे विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं। जब ऐसा मामला होता है कि किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, तो जो भी बच्चे होते हैं सारे के सारे कहाँ चले जाते हैं, केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं। हमने ऊपर देखा कि सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्था में साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते। अब अगर देखो जहां पर सारे राज्यों को साथ में लेकर चलते हैं, तो वहां पर कहीं कभी कभी ऐसा होता है सबको बराबर अधिकार नहीं मिलते। भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं है, और ऐसा हमारे देश में भी है। यहाँ पर जितने भी राज्य हैं उनको सबको बराबर अधिकार नहीं मिले हुए हैं। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है। अब कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है। भारत में जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है। अब देखो भारत में एक ऐसा खाली जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जिसमें अपना संविधान है। इस राज्य में विधानसभा की अनुमति के बगैर भारतीय संविधान के कई प्रावधानों को लागू नहीं किया जाता। अब यहाँ पे बहुत सारे जो देखो केंद्र सरकार जो भी कानून बनाएगी वो बिना वहां के विधानसभा की अनुमति के लागू नहीं किया जा सकता। मगर बच्चों ये तो पुराना सिलेबस है, मगर ये तो सरकार ने खत्म कर दिया केंद्र सरकार ने, तो ये अब नहीं है मायने इसका पढ़ने का। अब तो वहां पे सारे केंद्र सरकार द्वारा लागू होते हैं, क्योंकि वो केंद्र सरकार के अंदर आ जाता है। इस राज्य के स्थायी निवासियों के अतिरिक्त कोई भी भारतीय नागरिक यहाँ जमीन या मकान नहीं खरीद सकता। अब यहाँ पे कोई भी जितने ही भारतीय नागरिक होते थे तो जमीन नहीं खरीद सकते थे, मगर अब खरीद सकते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने उसको ये जो विशेष दर्जा दे रखा था वो खत्म कर दिया है। असल में भारत के कई अन्य प्रदेशों के लिए कुछ ऐसे ही विशेष प्रावधान किए गए हैं। अब देखो हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर अभी भी विशेष प्रावधान दिए गए हैं। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है। ये वैसे छोटे हैं इलाके हैं जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्राप्त नहीं बन सकते हैं। अब यहाँ पे क्या इलाके बहुत छोटे हैं, तो इनको ना अलग राज्य नहीं बना सकते, तो ये सब कहाँ चले जाते हैं, केंद्र सरकार के अंदर आ जाते हैं। इन्हें किसी मौजूदा प्रांत में विलीन करना भी संभव नहीं है, और किसी मौजूदा प्रांत में विलीन करना भी संभव नहीं है। इसको हम किसी प्रांत में मिला भी नहीं सकते, इसलिए इसको चंडीगढ़ या लक्षद्वीप, देखो अब कौन कौन से राज्य और कौन कौन से प्रदेश है छोटे इलाके, एक है चंडीगढ़, एक लक्षद्वीप, अथवा देश की राजधानी दिल्ली जैसे इलाके इसी कोटि में आते हैं। इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि इनको हम किसी राज्य में नहीं मिला सकते। तो याद रखना चंडीगढ़, लक्षद्वीप और दिल्ली, इन क्षेत्रों को राज्य वाले अधिकार नहीं है, इनको राज्य वाले अधिकार नहीं है। तो बच्चों हमने देखा यहाँ पर राज्य कभी कभी देखा किसी राज्य को ज्यादा विशेष अधिकार भी मिलते हैं, किसी को तो राज्य घोषित ही नहीं करते, तो उनके पास विशेष अधिकार नहीं होते, उनके पास तो खुद के अधिकार नहीं होते, बहुत कम अधिकार मिलते हैं। इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है। अब यहाँ पर जो शासन चलाएंगे वो कौन चलाएंगे, केंद्र सरकार चलाएंगे, इनको विशेष अधिकार मिले हुए हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का यह बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। अब ये जो बंटवारा है ये एक बुनियादी बात है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो सत्ता का बंटवारा हुआ है, ये संविधान के एक बुनियादी बात है कि कैसे कैसे किनके अधिकार कितने हैं। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। अब इस अधिकारों में क्या है कि बदलाव करना आसान नहीं है। आपने कुछ साल पहले देखा होगा जो अरविंद केजरीवाल थे, वो कहते हैं हमें विशेष दर्जा चाहिए, मगर केंद्र सरकार ने उन्हें नहीं दिया था। वो कह रहे थे कि इसे पूर्ण राज्य घोषित करो, मगर ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि दिल्ली में केंद्र सरकार ही बैठती है और यहाँ पे बहुत सारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आते हैं। तो अगर इसे राज्य सरकार घोषित कर देंगे तो हर चीज के लिए हमें अरविंद केजरीवाल जी से पूछना पड़ेगा, इजाजत लेनी पड़ेगी, तो ये मुश्किल है। इसलिए दिल्ली में कभी पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। ऐसे में किसी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाना चाहिए। अगर कोई बदलाव ऐसा करना है कि भाई जो किसी का अधिकार क्षेत्र में बदलाव करना है, तो भाई संसद में 2/3 बहुमत होना चाहिए पहले तो।
फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभा से उसे मंजूर करवाना होगा। फिर देखो याद रखना ये नियम है, संसद में 2/3 बहुमत होना चाहिए। उसके बाद कम से कम आधे राज्यों से उनकी विधानसभा से उसको मंजूर करवाना पड़ेगा, जब जाकर उनके अधिकार क्षेत्र में बदलाव होगा। तो याद रखना बच्चों, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। संवैधानिक प्रावधानों के और कानून के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब इस चीज में जो इनके प्रावधान और कानून को क्रिया में लाना, इसकी देखरेख कौन करता है? न्यायपालिका। कि कोई कानून सही से लागू हुआ कि नहीं हुआ, तो इन सबकी देखरेख कौन करेगा? न्यायपालिका। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की हालत में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। अगर मान लो किसी बंटवारे में, किसी संबंध में कोई लड़ाई या विवाद होता है, तो इसको दोनों सरकारों को कहाँ जाना पड़ता है? उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय को हम हाई कोर्ट कहते हैं और सर्वोच्च न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के लिए संबंध में केंद्र और राज्य सरकार को कर लगाने और संसाधन जमा करने के अधिकार है। अब देखो यहाँ सरकार चलाने में, अपनी जिम्मेदारी को निर्वाह करने के लिए जरूरी, अगर कोई हमें टैक्स वसूलना है तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों टैक्स लगा सकते हैं और संसाधन जमा कर सकते हैं। इसमें कोई मना नहीं है कि कौन कितना टैक्स लगाता है, वो अपनी मर्जी से कितना भी टैक्स लगा सकते हैं। केंद्र सरकार अपना टैक्स लगा सकते हैं और राज्य सरकार अपना टैक्स लगा सकते हैं। तो बच्चों ये टॉपिक भी खत्म होता है। अब अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको ढंग से समझ में आया होगा।